हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं कोई सेक्शन नहीं ले रही हूं। मैं यहाँ आज आपको इंडियन पेनल कोड के सारे जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ इंडेक्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं अपने चैनल पे आपको बताने वाली हूँ उद्देशिका के बारे में, भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। तो इसके पहले सेक्शन में है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। दूसरे सेक्शन में है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तीसरे सेक्शन में है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। और इसके चौथे सेक्शन में है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। और सेक्शन 5 में है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। अब इसके बाद अध्याय दूसरा शुरू होता है जिसमें साधारण स्पष्टीकरण को डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 6 में कहा गया है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना यहाँ पे माना जाएगा। सेक्शन 7 में है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव यहाँ पे उत्पन्न किया जाएगा। और सेक्शन 8 में है लिंग। सेक्शन 9 में है वचन। सेक्शन 10 में है पुरुष अथवा स्त्री। सेक्शन 11 में है व्यक्ति। सेक्शन 12 में है लोक। सेक्शन 13 में है क्वीन। सेक्शन 14 में है सरकार का सेवक। सेक्शन 15 में है ब्रिटिश इंडिया। सेक्शन 16 में है भारत सरकार। सेक्शन 17 में है सरकार। सेक्शन 18 में है भारत। सेक्शन 19 में है न्यायाधीश। सेक्शन 20 में है न्यायालय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि इसके बाद मैं सेक्शन 21 से स्टार्ट करूँगी, जो कि ये सभी चीज़ें साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत ही आता है। तो सेक्शन 21 में है लोक सेवक। सेक्शन 22 में है जंगम संपत्ति। सेक्शन 23 में है सदोष अभिलाभ, जिसे सदोष हानि या सदोष अधिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना भी कह सकते हैं हम। सेक्शन 24 में है बेईमानी से। सेक्शन 25 में है कपट पूर्वक। सेक्शन 26 में है विश्वास करने का कारण। सेक्शन 27 में है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और सेक्शन 28 में है कूटकरण, जिसे हम काउंटर फीट भी कहते हैं। सेक्शन 29 में है दस्तावेज, जिसे हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। सेक्शन 29 ए में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। सेक्शन 30 में है मूल्यवान प्रतिभूति। सेक्शन 31 में है विल। और सेक्शन 32 में है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। सेक्शन 33 में है कार्य लोप। सेक्शन 34 में है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। सेक्शन 35 में है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। सेक्शन 36 में है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम। सेक्शन 37 में है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। सेक्शन 38 में है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। सेक्शन 39 में है स्वेच्छा। सेक्शन 40 में है अपराध। सेक्शन 41 में है विशेष विधि। सेक्शन 42 में है स्थानीय विधि। सेक्शन 43 में है अवैध करने के लिए वैध रूप से आवत। सेक्शन 44 में है क्षति। सेक्शन 45 में है जीवन। सेक्शन 46 में है मृत्यु। सेक्शन 47 में है जीव जंतु। सेक्शन 48 में है जलयान। सेक्शन 49 में है वर्ष मास। सेक्शन 50 में है धारा, जिसे हम ओथ भी जिसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं। सेक्शन 51 में है शपथ, जिसे हम ओथ भी कहते हैं। सेक्शन 52 में है सद्भाव पूर्वक और सेक्शन 52 ए में है संशय। अब यहाँ पे अध्याय 2 समाप्त होता है। इसके बाद अध्याय 3 शुरू होता है, जिसमें दंडों के विषय में बताया गया है, यानी कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 53 में दंड को प्रावधानित किया गया है, उसकी परिभाषा को वहाँ पे उल्लेखित किया गया है। और सेक्शन 53 ए में है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। सेक्शन 54 में है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 55 में है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 55 ए का है समुचित सरकार की परिभाषा। सेक्शन 56 का है यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु आजीवन कारावास से अधिक न हो दंडादेश के संबंध में। सेक्शन 57 में है दंडाविधियों की भिन्न।
बाद सेक्शन 58 में है निर्वासन से दंडाधिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए तब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं। सेक्शन 59 में है कारावास के बदले निर्वासन। सेक्शन 60 में है दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। सेक्शन 61 में है संपत्ति के संहरण का दंडादेश। सेक्शन 62 में है मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण। सेक्शन 63 में है जुर्माने की रकम। सेक्शन 64 में है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। सेक्शन 65 में है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। सेक्शन 66 में है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। सेक्शन 67 में है जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। 68 में है जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। सेक्शन 69 में है जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिए गए या दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। सेक्शन 70 में है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। सेक्शन 71 में है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। सेक्शन 72 में है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि या संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। सेक्शन 73 में है एकांत परिरोध। सेक्शन 74 में है एकांत परिरोध की अवधि। सेक्शन 75 में है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अध्याय 4 शुरू करूंगी जिसमें साधारण अपवाद को मैं एक्सप्लेन करूंगी, विस्तार पूर्वक बताऊंगी। अध्याय 4 से मैं आपको साधारण अपवाद बताने वाली हूँ। अब शुरू करते हैं यहाँ से। सेक्शन 76 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 77 में है न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। सेक्शन 78 में है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। सेक्शन 79 में है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 80 में है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 81 में है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। सेक्शन 82 में है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। सेक्शन 83 में है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। सेक्शन 84 में है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। अब यहाँ विकृत चित्त में बता दूं कि अनसाउंड माइंड यानी कि पागलपन की श्रेणी में आए हुए व्यक्तियों को यहाँ पे विकृत चित्त व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 85 में है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मत्तता क्या होती है। मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मीन्स होता है कि ऐसा नशा करना जिससे आप अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठें और उस अवस्था में अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपके लिए उस पर क्या दंड देना चाहिए और किस तरीके से आपके साथ सलूक करना चाहिए। सेक्शन 86 में है किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 87 में है संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। सेक्शन 88 में है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। सेक्शन 89 में है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 90 में है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, शिशु की सम्मति। सेक्शन 91 में है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। सेक्शन 92 में है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 93 में है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सेक्शन 94 में है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
सेक्शन 95 में है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। सेक्शन 96 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। सेक्शन 97 में है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 98 में है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हों। सेक्शन 99 में है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। सेक्शन 100 में है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब कब होता है। 101 में है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 102 में है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 103 में है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। सेक्शन 104 में है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। सेक्शन 105 में है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 106 में है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। अब अध्याय 5 यहाँ पे मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको दुष्प्रेरण के बारे में बताऊंगी, जिसे इंग्लिश में अबिटमेंट कहते हैं। ये सारे सेक्शंस खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अबिटमेंट क्या होता है और मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, दुष्प्रेरण क्या होता है इत्यादि। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि ये कितने सेक्शंस होते हैं हमारे आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड 1860 में, और इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि उन सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। अब अबिटमेंट सेक्शन 107 से किसी बात का दुष्प्रेरण उसमें परिभाषित किया गया है। अब 108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है, जिसे हम अबेटर भी कहते हैं। और सेक्शन 108 ए में है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। सेक्शन 109 में है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। सेक्शन 110 में है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। 111 में है दुष्प्रेरक का दायित्व जब तक एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। 112 में है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलित दंड से दंडनीय है। 113 में है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। सेक्शन 114 में है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। सेक्शन 115 में है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता, यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। सेक्शन 116 में है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निर्वारित करना हो। आई एम सॉरी। सेक्शन 117 में है लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। सेक्शन 118 में है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। सेक्शन 120 में है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध नहीं किया जाए। अब यहाँ पे अध्याय 5 का शुरू होने वाला है, जिसे आप लेसन नंबर 5 और सब सेक्शन ए भी कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताऊंगी और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सेक्शन 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। अब बहुत से लोग इसको षड्यंत्र कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इसको खडयंत्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये खडयंत्र बोला जाता है और लिखने में ये षड्यंत्र लिखा जाता है। तो 120 क में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और सेक्शन 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र का दंड दिया गया है। अब यहाँ से अध्याय 6 शुरू होने जा रहा है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। अब राज्य के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको आगे के सेक्शंस में देखने को मिलेगा। सेक्शन 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना,
धारा 121 क में धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध को करने का षड्यंत्र इसमें बताया गया है, जिसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121 के तहत कहा जाता है। अब सेक्शन 122 के अंतर्गत आता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। 123 में है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 में है यदि किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसके प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। 124 का में है राजद्रोह। 125 में है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। 126 में है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। 127 में है धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 में है लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 129 में है उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। 130 में है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ राज्य के विरुद्ध किए गए जो अपराध होते हैं आप लोगों को मैं बताने में भली भांति सक्षम हुई हूँ। तो अब शुरू करते हैं अध्याय 7। अब अध्याय 7 में क्या है, इसमें मैं आपको पहले एक टॉपिक के थ्रू मैं आपको बता दूं कि इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में व्याख्यान्वित किया गया है। धारा 131 में विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। 132 में है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद पर निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करता हो। 134 में है ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए तो। 135 में है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण करना। 136 में है अभित्याजक को संशय देना। 137 में है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। 138 में है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। 138 क में है पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। 139 में है कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। 140 में है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अब अध्याय 8 में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। धारा 141 में है विधि विरुद्ध जमाव। धारा 142 में है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 143 में है दंड। धारा 144 में है घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 145 में है विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना इंगित किया गया है। अब धारा 146 में है बलवा करना। 147 में है बलवा करने के लिए दंड। 148 में है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। धारा 139 में है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराधों का दोषी। धारा 150 में है विधि विरुद्ध जमाव से सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना और भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता दिखाना। अब धारा 151 में है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब धारा 152 में है लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, इसमें व्याख्यान्वित किया गया है। अब 153 में है बलवा कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। अब 153 क में है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर
विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। 153 क में है किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड देना। अब 153 ख में है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान। 154 में है उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। 155 में है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। 156 में है उस स्वामी का अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। 157 में है विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। 158 में है विधि विरुद्ध जमाव या बल्ले में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना या सशस्त्र चलना। 149 में है 159 में है दंगा। 160 में है दंगा करने के लिए दंड। अब अध्याय 9 यहाँ से शुरू होने जा रहा है जिसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब सेक्शन 161 से लेके 165 क में जो है वो एक ही तरीके से निरसित किया गया है, रेपिटेशन उसमें किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब 166 में है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करते हैं, या 166 में लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करते हैं। 166 ख में पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड प्रावधानित किया गया है। 167 में लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। 168 में लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। 169 में है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। 170 में है लोक सेवक का प्रतिरूपण, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है सेक्शन 171। अब 171 में है कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। अब अध्याय 9 का शुरू होने जा रहा है जिसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में बताया गया है, जिसमें 171 क में है अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित किया गया है। 171 ख में रिश्वत को परिभाषित किया गया है। 171 ग में निर्वाचनों में असम्यक असर डालना किया गया है। 171 घ में निर्वाचनों में प्रतिरूपण बताया गया है। 171 अंग में रिश्वत के लिए दंड बताया गया है। 171 च में निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड बताया गया है। 171 छ में निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन बताया गया है। 171 ज में निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय बताया गया है। 171 झ में निर्वाचन लेखा रखने में असफलता बताई गई है। अध्याय 10 जिसमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बताया गया है। 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। 174 में बताया गया है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। 174 का 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी होना। 175 में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक। 176 में सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक की सूचना या इत्तिला देने का लोक। 177 में मिथ्या इत्तिला देना। 178 में शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह व्यस्त करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। 179 में प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। 180 में कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। 181 में शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन देना। 182 में इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग
किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें। 183 में लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। 184 में है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उत्पन्न करना। 185 में है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति को अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सेक्शन 207 में है संपत्ति पर उसके संहरण किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा, जिसे हम कह सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर और फोर्टिफाइड और इन एग्जीक्यूशन। अब इसमें बताने के लिए जो भी चीज़ें थी मैं आपको सब डिटेल वाइज बता चुकी हूँ। अब सेक्शन 208 में है ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। सेक्शन 209 में है बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। सेक्शन 210 में है ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। सेक्शन 211 में है क्षति करने के लिए आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। सेक्शन 212 में है अपराधी को संशय देना। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो। सेक्शन 213 में अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। सेक्शन 214 में अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। सेक्शन 215 में चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। सेक्शन 216 में ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो। सेक्शन 216 का में लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। सेक्शन 216 खा में धारा 212, धारा 216 और धारा 216 का में संशय की परिभाषा। सेक्शन 217 में लोक सेवक द्वारा किसी पति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण के बचाने के आशय से विधि के विनिर्देश की अवज्ञा करना। सेक्शन 218 में किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। सेक्शन 219 में न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। सेक्शन 220 में प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी करना। सेक्शन 221 में पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोक। सेक्शन 222 में दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोक। सेक्शन 223 में लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना, सहन करना इत्यादि। सेक्शन 224 में किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। सेक्शन 225 में किसी अन्य व्यक्ति के विधि के विरुद्ध पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना। सेक्शन 225 का में उन आदेशों से उनके जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने या लोप या निकल भागना, सहन करना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको सेक्शन 225 ख के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना सम्मिलित किया गया है। सेक्शन 226 में निर्वासन में विधि विरुद्ध वापसी। सेक्शन 227 में दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। सेक्शन 228 में न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। सेक्शन 228 का में कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण करना। सेक्शन 229 में जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण करना। सेक्शन 229 का में जमानत या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता बताना। अब अध्याय 12 के अंतर्गत मैं आपको बताने वाली हूँ सिक्कों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के विषय में। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब धारा 230 में है सिक्का की परिभाषा। भारतीय सिक्का, जिसमें
इन्वॉल्व किया गया है। धारा 231 यानी कि सेक्शन 231 में सिक्के का कूटकरण, 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण, 233 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, सेक्शन 234 में भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, सेक्शन 235 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना यदि भारतीय सिक्का हो तो, सेक्शन 236 में भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण करना, सेक्शन 237 में है कूटकरण कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात करना, सेक्शन 238 में भारतीय सिक्के की कूटकृतियों के आयात या निर्यात, सेक्शन 239 में सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, सेक्शन 240 में उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, सेक्शन 241 में किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। सेक्शन 242 में कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। सेक्शन 243 में भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। सेक्शन 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। सेक्शन 245 में टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। सेक्शन 246 में कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन करना। सेक्शन 247 में कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण करना। सेक्शन 248 में है इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन 249 में इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन 250 में ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। सेक्शन 251 में भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। सेक्शन 252 में ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। सेक्शन 253 में ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। सेक्शन 254 में सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। सेक्शन 255 में सरकारी स्टैंप का कूटकरण। सेक्शन 256 में सरकारी स्टैंप के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। सेक्शन 257 में सरकारी स्टैंप के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। सेक्शन 258 में कूटकृत सरकारी स्टैंप का विक्रय। सेक्शन 259 में सरकारी कूटकृत स्टैंप को कब्जे में रखना। सेक्शन 260 में किसी सरकारी स्टैंप को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टैंप के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 261 में इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टैंप लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टैंप हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। सेक्शन 262 में ऐसे सरकारी स्टैंप का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। सेक्शन 263 में स्टैंप के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह का छील कर मिटाना। सेक्शन 263 का में बनावटी स्टैंपों का प्रतिषेध। अध्याय 13 बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। सेक्शन 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। 265 खोटे बाँट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। 266 खोटे बाँट या माप को कब्जे में रखना। 267 खोटे बाँट या माप का बनाना या बेचना। अध्याय 14 लोक सेवक क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। सेक्शन 268 लोक न्यूसेंस। 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो। 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है। 271 करंटीन के नियम की अवज्ञा। 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। 273 में है अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। 274 में है औषधियों का अपमिश्रण। 275 में है अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 276 में है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय। 277 में है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। 278 में है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना।
279 में है लोकापार उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। 280 में है जलयान का उतावलेपन से चलाना। 281 में है भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए को का प्रदर्शन। 282 में है अक्षेम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहरण। 283 में है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। 284 में है विशाले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 285 में है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 286 में है विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। 287 में है मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 288 में है किसी निर्माण का किराने या उसके मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 289 में है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 290 में है अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। 291 में है न्यूसेंस बंद करने के लिए व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। 292 में है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। 293 में है तरुण व्यक्ति को अश्लील व्यक्तियों का विक्रय आदि। अश्लील कार्य और गाने जो कोई गाएगा। 294 क में है लॉटरी कार्यालय रखना। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। सेक्शन 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। 295 क में है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। 296 में है धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। 297 में है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। 298 में है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। अध्याय 16 में है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो कि जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में माना गया है। सेक्शन 299 में है मानविक आपराधिक मानववध। 300 में है हत्या। 301 में है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। सेक्शन 302 में है हत्या के लिए दंड। 303 में है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 304 में है हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध के लिए दंड। 304 क में है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 ख में है दहेज मृत्यु। 305 में है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 में है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 307 में है हत्या करने का प्रयत्न आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रलय। 308 में है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 309 में है आत्महत्या करने का प्रयत्न। 310 में है ठग। 311 में है दंड। गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। गर्भपात कारित करना, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए। शिशु 315 में है शिशु को जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। 316 में है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। 317 में है शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग करना। 318 में है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। अब उपहति के विषय में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जिसमें सेक्शन 319 से शुरू है। अब 319 में है उपहति। 320 में है घोर उपहति। 321 में है स्वेच्छा उपहति कारित करना। 322 में है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 323 में है स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। 324 में है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। 325 में है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। सेक्शन 326 में है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 326 क में है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 326 ख में है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं सेक्शन 327 के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। 328 में है अपराध करने के लिए आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। 329 में है संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। ये सेक्शन 330 में है। अब 331 में है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना।
332 में है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति करना। 333 में है लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति करना। 334 में है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति करना। 335 में है प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति करना। 336 में है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। 337 में है ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। 338 में है ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षम संकटापन्न हो जाए। अब मैं आपको सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसमें सेक्शन 339 सदोष अवरोध, 340 सदोष परिरोध, 341 सदोष अवरोध के लिए दंड, 342 सदोष परिरोध के लिए दंड, 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है। 346 में गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, 347 में संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध, 348 में संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करने के संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। अब मैं आपको आपराधिक बल और हमले के विषय में बताने वाली हूँ, जिसमें 349 में है बल, 350 में है आपराधिक बल, 351 में है हमला, 352 में है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, 353 में है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरा करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 354 में है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 354 का में है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड देना। 354 खा में है विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354 ग में है दृश्य रक्तिकता। 354 घ में है पीछा करना। 355 में है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 356 में है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 357 में है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 358 में है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अब मैं आपको व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें है 359 व्यापहरण, 360 भारत में से व्यापहरण, 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण, 362 अपहरण, 363 व्यापहरण के लिए दंड, 363 ख भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापहरण या विकलांगीकरण, 364 हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण, 364 का मुक्ति धन आदि के लिए व्यापहरण, 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से असदोष परिरोध करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण, 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना, 366 का अप्राप्त वय लड़की का उपापन, 367 व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापहरण या अपहरण, 368 व्यापहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, 369 में 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण करना, 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार, 370 का ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया हो, शोषण, 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना, 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का खरीदना, 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अब मैं आपको यौन अपराधों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें 375 में है बलात्संग, 376 में है बलात्संग के लिए दंड, एक्सक्यूज मी, 376 क में है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब 376 क के ख में है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड। 376 ख में है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। 376 ग में प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 376 घ में सामूहिक बलात्संग। 376 घ क में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड।
376 ख में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। 376 अंगा में पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में। 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी के विषय में। ये अध्याय 17 मैं यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। 378 में है चोरी, 379 में है चोरी के लिए दंड, 380 में है निवास गृह आदि में चोरी, 381 में है लिपिक या सिक्के सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, 382 में है चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। उद्यापन के विषय में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। 383 उद्यापन, 384 उद्यापन के लिए दंड, 385 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन, 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना, 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना, 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध या अभियोग लगाने के भय में डालना। लूट और डकैती के विषय में मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो कि है सेक्शन 390 लूट। चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है। 391 में डकैती, 392 में लूट के लिए दंड, 393 में लूट करने का प्रयत्न, 394 में लूट करने के लिए स्वेच्छा उपहति पारित करना। सेक्शन 395 डकैती के लिए दंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 396 हत्या सहित डकैती, 397 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, 398 घातक आयुध से साजित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न, 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। सेक्शन 396 हत्या सहित डकैती, सेक्शन 397 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, सेक्शन 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न, सेक्शन 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना, सेक्शन 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड, सेक्शन 401 चोरों की टोली का होने के लिए दंड, सेक्शन 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में, सेक्शन 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, सेक्शन 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, आपराधिक न्यास भंग के विषय में, सेक्शन 405 आपराधिक न्यास भंग, सेक्शन 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड, सेक्शन 407 वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग, सेक्शन 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, सेक्शन 409 लिपिक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, सेक्शन 410 चुराई हुई संपत्ति, सेक्शन 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, सेक्शन 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, सेक्शन 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, सेक्शन 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, छल के विषय में, सेक्शन 415 छल, सेक्शन 416 प्रतिरूपण द्वारा छल, सेक्शन 415 छल, सेक्शन 416 प्रतिरूपण द्वारा छल, छल के लिए दंड, इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सतोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है, सेक्शन 418, सेक्शन 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड, सेक्शन 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। नेक्स्ट टॉपिक है कपटपूर्वक विलेखों और संपत्ति व्यवहारों के विषय में, सेक्शन 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, सेक्शन 422 ऋण की को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निर्वारित करना, सेक्शन 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन, सेक्शन 424 में है संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। रिष्टि के विषय में, रिष्टि क्या होती है? रिष्टि होती है मिसचीफ, जिसमें पनिशमेंट और कॉजिंग डैमेज फॉर द अकाउंट ऑफ 50 रुपीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, जो कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। सेक्शन 425 रिष्टि, सेक्शन 426 रिष्टि के लिए दंड, सेक्शन 427 रिष्टि जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है, सेक्शन 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उससे विकलांग करने द्वारा रिष्टि, सेक्शन 429 किसी मूल्य के ढोर
आदि की या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उससे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। सेक्शन 430 सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि। सेक्शन 431 लोक सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। सेक्शन 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल पलावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। सेक्शन 433 किसी दीप ग्रह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। सेक्शन 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। सेक्शन 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने की आशा से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। सेक्शन 436 गृह आदि को नष्ट करने की आशा से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। सेक्शन 437 तला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने की आशय से रिष्टि। सेक्शन 438 धारा सेक्शन 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड। सेक्शन 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने कर देने के लिए दंड। सॉरी। सेक्शन 440 मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। आपराधिक अतिचार के विषय में सेक्शन 441 आपराधिक अतिचार। सेक्शन 442 गृह अतिचार। सेक्शन 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार। सेक्शन 444 रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार। सेक्शन 445 गृह भेदन। सेक्शन 446 रात्रों गृह भेदन। सेक्शन 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड। सेक्शन 448 गृह अतिचार के लिए दंड। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है सेक्शन 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। सेक्शन 452 उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार। सेक्शन 453 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। आई एम सॉरी। सेक्शन 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन। सेक्शन 455 उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन। सेक्शन 456 रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन के लिए दंड। सेक्शन 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन। सेक्शन 458 उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन। सेक्शन 459 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। सेक्शन 460 रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन में संयुक्त संप्रता समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो। सेक्शन 461 ऐसा पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। सेक्शन 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। सेक्शन 463 कूट रचना। सेक्शन 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। सेक्शन 465 कूट रचना के लिए दंड। सेक्शन 466 न्यायालय के अभिलेख या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना, छल के प्रयोजन से कूट रचना, ख्याति को हानि पहुंचाने की आशा से कूट रचना। सेक्शन 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। सेक्शन 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या कब्जे में रखना। सेक्शन 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मृदा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। सेक्शन 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। सेक्शन 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थों को कब्जे में रखना। सेक्शन 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के प्रतिमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट आदि करना। सेक्शन 477 का लेखा का मिथ्याकरण संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में। सेक्शन 471 व्यापार चिन्ह
सेक्शन 479 संपत्ति चिन्ह। सेक्शन 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। सेक्शन 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। सेक्शन 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। सेक्शन 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण, दैट वाज 484। 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। सेक्शन 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। सेक्शन 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में सेक्शन 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। सेक्शन 489 खा कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। सेक्शन 489 का कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। सेक्शन 489 खा करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। सेक्शन 489 अंगा करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में सेक्शन 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। सेक्शन 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। सेक्शन 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। अब अध्याय 20 में है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, जिसमें सेक्शन 493 में डिफाइन किया गया है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। सेक्शन 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। सेक्शन 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर उसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। सेक्शन 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। सेक्शन 497 जार कर्म। सेक्शन 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले जाने या निरुद्ध करना। अध्याय 20 का पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में सेक्शन 498 का किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अध्याय 21 मानहानि के विषय में 499 में है मानहानि, 500 में है मानहानि के लिए दंड, 501 में है मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, 502 में है मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। अब अध्याय 22 में है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में, जिसमें 503 में प्रावधानित किया गया है आपराधिक अभित्रास। 504 में है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान। 505 में है लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, जिसमें विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाला कथन पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध है। 506 में है आपराधिक अभित्रास। आपराधिक अभित्रास के लिए दंड यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो तब वो 506 के अंतर्गत दंडनीय होगा। 507 अनासन सूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। 508 में है व्यक्ति को यह विश्वास रखने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अवप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। 509 शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। 510 मत व्यक्तियों द्वारा लोक स्थान में अवचार। अध्याय 23 जो कि अंतिम है अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। इसी के साथ सेक्शन आईपीसी हमारी समाप्त होती है। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एक एक सेक्शन जो कि आपको जो भी यूज़फुल लग रहे हों या आपको जानना हो तो आप मुझसे इसमें से कोई भी एक सेक्शन पूछ सकते हैं और मैं आपको पर्सनली भी जाके उसका आंसर दे सकती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको बेनिफिशियल और यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिस्टर सुभाष परमारकर और मिस्टर अखिलेश यादव जी, आप लोग अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यहीं पे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन की क्वेरीज थी, आप लोगों ने अदर वीडियोज़ में मुझे 3-4 मैसेजेस किए थे, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई।
और जो भी दिक्कत होगी आपको, यकीन मानिए आपको एक अच्छी सलाह ही दी जाएगी, कानूनी सलाह। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल यूज़फुल और बेनिफिशियल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको और सब्सक्राइब करवाएं। और उम्मीद करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में जितने भी मेरे लॉ स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आईपीसी से संबंधित, यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो सभी क्लियर हो जाएंगी। पर्सनली एक एक वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं एक एक सेक्शन के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वैसे भी कर दूंगी। धन्यवाद।